মহারাষ্ট্রে বিজেপির এমন ভাবে পোল খুলেছে যে নভেম্বরে বিজেপির হাসফাস অবস্থা প্রায় নিশ্চিত। বাস্তবে দেখতে গেলে মহারাষ্ট্রে বিজেপি পুরোপুরিভাবে চক্রব্যূহে ফেসে গেছে। ঘটনা হলো, আপনারা গতকাল নিশ্চয় সংসদ ভবনে রাহুল গান্ধীর ভাষণ শুনেছেন। कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं सर। जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। এই সরকার কৃষক, শ্রমিক, মিডল ক্লাস, শিক্ষিত যুব সমাজ, মধ্যম ব্যবসায়ীদের চক্রব্যূহে ফাঁসিয়ে শেষ করে দিতে চায়। কথা অনেকটাই বাস্তবিক এবং কথার মধ্যে অবশ্যই যুক্তিযুক্ত আছে। যে বাজেট কেন্দ্র সরকার পেশ করেছে সেখানে সাধারণ জনগণের জন্য, মধ্যম শ্রেণীর ব্যবসায়ী এবং শিক্ষিত সমাজ বা শিক্ষা খাতে বরাদ্দ এবং খুবই কম। কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, যে ভাষণ রাহুল গান্ধী দিয়েছে সরকারের ক্ষেত্রে, সেটার কিন্তু একটু উল্টো চিত্র বাস্তবিক দেখা যাচ্ছে। ইন্ডিয়া জোটের যে চক্রব্যূহ, সেই চক্রব্যূহে কিন্তু ফেসে গেছে এনডিএ সরকার। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ খবর যেটা হলো, মহারাষ্ট্রে আদিত্য ঠাকরে একনাথ শিন্দের পোল খুলে দিয়েছে, মানে পর্দা ফাঁস করে দিয়েছে। একই সঙ্গে গতকাল শরদ পাওয়ার এই পর্যন্ত সব থেকে কড়া ভাষায় অমিত শাহকে আক্রমণ করেছে। অমিত শাহকে তড়িপার বলে সম্বোধন করে বলেছে, এই তড়িপারের কাছে আমার জ্ঞান নেওয়ার প্রয়োজন নেই। এখানেই বুঝুন বিরোধীদের ধীরে ধীরে শক্তিটা কোথায় বাড়ছে, তাদের সোর্স অফ এনার্জি কোথায়। এরকম হামলার গুরুত্ব রয়েছে বন্ধুরা রাজনৈতিক মহলে। নভেম্বরের নির্বাচনে এর বিশাল গুরুত্ব রয়েছে। তার আগে আসুন आदित्य ठाकरे की बोले আমরা শুনবো। अहम उठा रहे हैं। पहली बात तो यही है कि बीएमसी मुंबई महानगर पालिका पिछले 2 सालों से चुनाव नहीं हुए। 2021-22 के जो काम थे वो स्लो डाउन कर दिए मिंदे सरकार ने। जो 22 में टेंडर्स निकलने वाले थे, उनके कॉन्ट्रैक्टर दोस्तों को पसंद ही नहीं आया तो वो रद्द कर दिए गए। फिर 23 में 15 जनवरी 2023 को मैंने पत्रकार परिषद ली थी और आप ही के माध्यम से जनता के सामने ये एक मेगा स्कैम एक्सपोज किया था। 18 जनवरी 2023 को खुद पीएम साहब आए थे, उन्होंने भूमि पूजन किया। लेकिन वो 5 पैकेज में से एक पैकेज ऐसा है जहां कॉन्ट्रैक्टर भाग गया है। बीएमसी ने तय किया था कि उसको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, पेनल्टी लगाई जाएगी, लेकिन पेनल्टी लगाई तो है, पैसा वसूल किया है कि नहीं पता नहीं। बाकी की वसूली सरकार की बहुत चलती है, लेकिन पेनल्टी और कॉन्ट्रैक्टर से वसूली नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि उन्हीं 4 जो पैकेज है, एक पैकेज तो बंद हो गया, 4 पैकेज में से एक भी रास्ता पूरा हुआ है क्या, ये मैंने सवाल बीएमसी को पूछा हुआ था। हर महीने पूछता हूँ, जवाब आता नहीं है क्योंकि जवाब है नहीं उनके पास। आपको अगर याद होगा, जब मैंने ये सवाल पूछे थे तब उन्होंने कहा था कि हम सीसीटीवी लगाएंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, हर हफ्ते में सबको रिपोर्ट दिखाएंगे कि कितने प्रतिशत रास्ते हुए। रास्तों के तो पता नहीं, लेकिन खोखे और धोखे बहुत सारे मिले हैं इस मुंबई को और महाराष्ट्र को। वैसे ही इस साल पिछले साल की तरह ही 6000 करोड़ का दूसरा टेंडर निकाला गया है। 5 अपने पसंदीदा कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दिया गया है। लेकिन मेरा सवाल यही है कि 21-22 के रास्ते पूरे हुए क्या, तो नहीं। 23 के रास्ते पूरे हुए क्या, तो 1 भी किलोमीटर हुआ नहीं होगा शायद। जो नए रास्ते किए हैं, कॉन्ट्रैक्टर ने किए हैं, कंक्रीट के हो, वहाँ तो गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं। और फिर इन रास्तों की या इस टेंडर की क्या ज़रूरत थी 2024 में, जबकि पिछले 3 साल के टेंडर पूरे हुए ही नहीं है, काम भी पूरे नहीं हुए। अभी जब इतनी भारी संख्या में आप काम निकालते हो किसी भी शहर का, आज अगर हमारे शहर की स्थिति देखें तो हर जगह गड्ढे हैं, पानी भर रहा है, नए फ्लडिंग स्पॉट्स आए हैं, डिवाइडर्स डैमेज्ड है, रास्तों की क्वालिटी बहुत ख़राब हुई है। और जो केओस दिख रहा है, 15 लगभग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वार्ड ऑफिसर जो अपॉइंट करने थे वो अपॉइंट किए ही नहीं है प्रशासन ने। तो फिर इतना केओस जो है आज देख रहे हो, बहुत सारा ट्रैफिक जम रहा है, अनप्लान्ड रोड्स खोल रहे हैं, जैसे कोस्टल रोड नॉर्थ बाउंड है। तो ये सब तकलीफें हम क्यों झेलें? क्योंकि सिर्फ घटना बाह्य मुख्यमंत्री जो है, जो मिंदे सरकार के हैं, जो गैंग लीडर है, उन्हीं को ये सब पसंद है, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स को काम देना, इसलिए हम झेलें? ये कौन सी नाइंसाफी है? अगर वैसे ही बात करने जाए तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो खुद को बहुत एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट समझती है,
हमें बहुत बार पॉडकास्ट में सुनाई देता है, यूट्यूब पर हम देखते हैं कि 2 मिनटों में इतने हमने किलोमीटर बनाए, ऐसे रास्ते बनाए, चांद तक बनाएंगे। लेकिन चांद तो हमें ज़मीन पर दिख रहा है, क्योंकि गड्ढे ही गड्ढे चांद के सरफेस पे जैसे वैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रास्तों पे है। मुंबई गोवा हो, मुंबई नासिक हो, मुंबई अहमदाबाद हाईवे हो, 4-4, 5-5 घंटे लोग ट्रैफिक में त्रस्त है, हैरान है। टोल तो भर रहे हैं लेकिन रास्तों का कहीं पता नहीं है। तो ये क्यों हम झेले, क्यों हम सहन करें? हमें तो कहा गया था कि जो कोकण में हमारे कोकणवासी जाते हैं, खास करके अभी गणपति बापा के जो फेस्टिवल को, तो हर साल हमें कहा जाता है कि अगले दिसंबर तक ये रास्ते ठीक हो जाएंगे। अभी पिछला दिसंबर भी निकल गया, जुलाई आ गया है, लेकिन रास्ता दिख रहा नहीं। और फिर तीसरी बात रहती है MSRDC की। नॉर्थ बाउंड कोस्टल रोड जो है लगभग 2017 से अभी तक 7 साल हुए, 8 साल हुए, 10 साल से तो इलीगल CM के पास ये खाता है। 3 सरकारें बदली है, खुद CM है, लेकिन अभी तक ना एक गर्डर लग चुका है, ना कनेक्टर लग चुका है। पैसा तो आ रहा है MSRDC में, कॉन्ट्रैक्टर्स को तो जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर बदला गया है। ये भी आज न्यूज़ आई है कि 6,788 करोड़ से एस्केलेशन हुआ। ये जो इलीगल CM है उनकी खासियत है, भले काम हो ना हो, काम होते तो है ही नहीं, लेकिन एस्केलेशन ज़रूर होता है। 100% एस्केलेशन से भी ज़्यादा होता है। और यही तकलीफ है इस महाराष्ट्र की कि अगर आप देखें तो ना केंद्र सरकार के बजट में हमारे लिए कुछ था, महाराष्ट्र करके सबसे ज़्यादा करदाता होके भी, GST को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होके भी, और ना महाराष्ट्र के बजट में मुंबई के लिए कुछ था। यही हमारी तकलीफ है, यही दर्द है। और मैं आश्वासित करना चाहता हूँ इस राज्य के सारे नागरिकों को कि हमारी सरकार नवंबर में बनेगी, महाविकास आघाड़ी की सरकार नवंबर में बनेगी। और जैसे ही हमारी सरकार बनती है, ये सारे रास्तों के कॉन्ट्रैक्टर्स को और जो भी ऑफिसर्स हैं उनको इंक्वायरी लगाएंगे, जनता के सामने वाली इंक्वायरी लगाएंगे, पारदर्शक इंक्वायरी लगाएंगे, और जो भी दोषी हो उन्हें जेल। বন্ধুরা, এই ঘটনার সূত্রপাত ঘটেছে অমিত শাহ মহারাষ্ট্রে যায় এবং সেখানে উদ্ধব ঠাকরেকে কড়া ভাষা আক্রমণ করে, ঔরঙ্গজেবের ফ্যান ক্লাবের মূল নেতা বলে সম্বোধন করে, সঙ্গে আজমল কাশবকে বিরিয়ানি খাওয়ার মতো শব্দ, মিথ্যা অপবাদ ছড়া। অমিত শাহ যে শব্দগুলো ব্যবহার করেছে ইনি 100% মিথ্যা কথা বলেছে বন্ধুরা। আর এই কারণেই বলবো যে এই শব্দগুলো মিথ্যে, এই শব্দগুলো ব্যবহারের ধরন মিথ্যে। কারণ উজ্জ্বল নিকম, যিনি মহারাষ্ট্রের নির্বাচনে বিজেপির হয়ে অংশগ্রহণ করেছিল, লড়েছিল, কিন্তু হেরে গেছে, তারপরে উনি নিজের মুখেই স্বীকার করেছে এই কথাগুলো মিথ্যে। কিন্তু বিজেপির চিরাচরিত অভ্যাস, মিথ্যেকে বারবার বলো যতক্ষণ সেটা সত্য মনে না করে তার অন্ধভক্তরা, যার মাধ্যমে কংগ্রেসকে বদনাম করা হয়েছে, বারবার করা হয়েছে, ওই সময়ের সরকারকে বদনাম করা হয়েছে। আসুন অমিত শাহ কি বলেছে। फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। अपने आप को बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। उद्धव जी याकूब को छोड़ने की गुहार लगाने वाले के साथ आप बैठे हो। जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस बनाने वालों की गोदी में उद्धव जी आप बैठे हो। প্রশ্ন এটাই, দেশের গৃহমন্ত্রী, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেন এরকম ভাবে বারবার মিথ্যে কথা বলছে? এটা একটা বড় প্রশ্ন। মনে আছে অনিল দেশমুখ অভিষেক শর্মাকে একটি ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে স্বীকার করেছে যে দেবেন্দ্র ফডনবিস উদ্ধব ঠাকরের উপর মিথ্যে অভিযোগ করার জন্য অনিল দেশমুখকে বলেছে। আসুন আমরা নিজের মুখে উনি কি বলেছে সেটা শুনে নেব। ठाकरे साहब के बारे में मुझे देवेंद्र फडणवीस ने झूठा आरोप करने के लिए, झूठा एफर्ट करने के लिए ये उसमें लिखा था, टाइप करके 4 मुद्दे ये लिखा था कि आप उद्धव ठाकरे के ऊपर ये आरोप लगाइए कि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के नाते मुझे एज ए होम मिनिस्टर मुझे उनके बंगला जो है वर्षा बम्बई में वहां बुलाया। मैं वर्षा बंगले में जाने के बाद उद्धव जी ने मुझे बताया कि अनिल जी आप गृह मंत्री है महाराष्ट्र के, मुंबई कारपोरेशन की चुनाव आ रहे हैं, मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे 300 करोड़ रुपए आप मुझे जमा करके दीजिए चुनाव के लिए। ये पहला झूठा आरोप एफिडेविट करके मैंने उद्धव जी के ऊपर देना। ये চক্রান্ত বন্ধুরা, যে চক্রান্ত উদ্ধব ঠাকরের ছেলে আদিত্য ঠাকরের জন্য করা হয়েছিল সেটা আরো গুরুত্বপূর্ণ, সেটাও শুনে নেই উনি কি বলেছে। एफिडेविट झूठा आरोप मुझे आदित्य ठाकरे जो उद्धव ठाकरे साहब के बेटे हैं उनके ऊपर लगाने के लिए बोला। वो आरोप तो बहुत ही घिनौना था कि उद्धव ठाकरे, आपका सुशांत सिंह का आपका केस मालूम है, सुशांत सिंह जो फिल्म एक्टर
उनकी पीए थी दिशा सेलियन, उनकी पीए थी दिशा सेलियन। मुझे आदित्य ठाकरे के ऊपर झूठा आरोप ये लगाने के लिए कहा कि दिशा सेलियन के ऊपर आदित्य ठाकरे ने रेप किया, और रेप करने के बाद में जब दिशा सेलियन चिल्लाने लगी तो उसको बालकनी से ढकेल के उसका मर्डर किया। ये आदित्य ठाकरे के ऊपर मैंने झूठा आरोप लगाने के लिए मुझे एफिडेविट। উনি বলেছে ওনার কাছে প্রমাণ আছে, প্যান ড্রাইভে সংরক্ষিত আছে। যদি নভেম্বরের আগে এই প্রমাণ ফাঁস হয়ে যায় তাহলে কিন্তু নভেম্বরে মহারাষ্ট্রে বিজেপির সাফ হওয়া শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। মনে করার চেষ্টা করুন অজিত পাওয়ারের উপর কত দুর্নীতির অভিযোগ। সেই অজিত পাওয়ার যখন বিজেপির কোলে গিয়ে বসে তখন তার 7 খুন মাফ। এই কারণেই লোকসভায় কিন্তু বিজেপির একটা ভালো ভোটে কোপ পড়ে গেছে, বিজেপি একটা ধসের মুখে পড়েছে। মনে করুন বিজেপির যেটা ভিতরের রিপোর্ট, আরএসএস এর যেটা ভিতরের রিপোর্ট, সেটাও বলছে যে এই অজিত পাওয়ারকে নেওয়াটা তাদের কপালের পক্ষে কিন্তু ভয়ঙ্কর ক্ষতি। আপনাদের কি মনে হয় আমার কমেন্টে জানাবেন যে নভেম্বরে মহারাষ্ট্রে বিজেপির সরকার ভেঙে যাওয়া কি শুধু সময়ের অপেক্ষা? ধন্যবাদ বন্ধুরা, আপাতত এটুকুই।